Assalamu alaikum dear students, I am Anjum Shafiq, your biology teacher for grade 11, and today I am going to discuss cell as a unit of structure and function. So let's move to the classboard. So cell as a unit of structure and function So dear students, cell is a unit कहते हैं इकाई को, यानी कि बेसिक चीज़, बेसिक स्ट्रक्चर जिससे मिलकर कोई भी चीज़ बनती है उसे यूनिट कहा जाता है. सो सेल is a unit of structure and function in living organisms. Clear? And multicellular organisms, दो तरह के ऑर्गेनिजम्स हैं डियर स्टूडेंट्स, हम पढ़ते हैं बायोलॉजी के अंदर, यूनिसेलुलर एंड मल्टीसेलुलर एज पर द सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन. और एक तीसरी ऑर्गेनाइजेशन होती है कॉलोनियल, लेकिन कॉलोनियल ऑर्गेनाइजेशन में एक्चुअली होते वो यूनिसेलुलर ही हैं, लेकिन एक कॉलोनी में रहते हैं, एक साथ रहते हैं. जब हम बात करते हैं मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स की, इन मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स द ऑर्गेनिजम्स whose body is made up of more than one cell, जिनकी बॉडी एक से ज़्यादा सेल से मिलकर बनी हो, उनको हम मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स कहते हैं. इन मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स there is a division of labor among the cells. अब ज़रा इस लाइन को अच्छे से समझ लें. डिवीजन ऑफ लेबर का मतलब है कि जितने भी एक ऑर्गेनिज्म के अंदर जितने भी फंक्शंस परफॉर्म हो रहे हैं वो कोई एक सेल नहीं कर रहा, हर सेल अपना अपना फंक्शन परफॉर्म करता है, और वो इंडिविजुअली जो सिंगल सेल का फंक्शन होगा वो मिल करके उस पूरे ऑर्गेनिज्म को डिफाइन कर रहा होगा, उसको जिंदा रख रहा होगा. मीन्स के जैसे जो नर्व सेल है वो नर्व इम्पल्स ट्रांसमिशन में इन्वॉल्व है, जो मसल सेल्स हैं वो कंट्रैक्शन और रिलैक्सेशन में इन्वॉल्व हैं. ठीक है, तो हर एक डिफरेंटली कंट्रीब्यूट कर रहा है, लेकिन एक कोऑर्डिनेटेड वे के अंदर. हर एक का उसमें किसी, जैसे कि मैं बोल रहा हूँ तो उसमें मेरे मुख्तलिफ तरह के सेल्स जो हैं इन्वॉल्व हो रहे हैं. मेरे बोलने में मेरे मसल सेल्स, मेरे नर्वस सिस्टम, मेरा जो है वो जो विजुअल सिस्टम, मेरा हियरिंग सिस्टम इन्वॉल्व है. बहुत सारे सेल्स एक कोऑर्डिनेटेड वे के अंदर काम कर रहे हैं. सो सिर्फ बोलने के लिए, स्पीच के लिए मुख्तलिफ तरह के सेल्स इन्वॉल्व हैं और उनकी मदद चाहिए होती है. इसे कहते हैं डिवीजन ऑफ लेबर, यानी एक काम को परफॉर्म करने के लिए मुख्तलिफ तरह के सेल से मदद ली जाए, मुख्तलिफ तरह के ऑब्जेक्ट से मदद ली जाए, इसे कहते हैं डिवीजन ऑफ लेबर. क्लियर? सो डिफरेंट सेल्स perform different functions which become
द फंक्शन ऑफ अ टिश्यू, वो एक टिश्यू का फंक्शन बनेगा, एंड देन ऑर्गन, मुख्तलिफ तरह के टिश्यूज मिलकर बनाते हैं ऑर्गन, और फिर ऑर्गन से आगे ऑर्गन सिस्टम, और ऑर्गन सिस्टम से क्या बनता है डियर स्टूडेंट्स, आप पढ़ चुके हैं, द ऑर्गेनिज्म। तो इस तरह से वो डिस्ट्रीब्यूट होते चले जाते हैं और उसमें हर एक की अपनी अपनी जो पहचान है, हर एक का अपना अपना फंक्शन मौजूद है, हर एक सेल अपने फंक्शन के लिए स्पेशलाइज्ड है। और डियर स्टूडेंट्स, अल्लाह ताला ने जो सेल्स बनाए हैं वो बेसिकली उनका स्ट्रक्चर इस तरह से बनाया कि वो अपने फंक्शन को परफॉर्म कर सके। ठीक है, ये वाला टॉपिक आपने ग्रेड 9 में भी पढ़ा था, द रिलेशनशिप ऑफ सेल स्ट्रक्चर टू फंक्शन, यानी कि स्ट्रक्चर और फंक्शन के अतबार से एक टॉपिक था जिसमें आप पढ़ते हैं कि किसी भी सेल का जो फंक्शन है वो उसके स्ट्रक्चर के साथ रिलेटेड होता है। क्लियर? तो इसी तरह से यहाँ पर भी हम उसको देखते हैं, मुख्तलिफ तरह के सेल्स मुख्तलिफ तरह के फंक्शंस परफॉर्म कर रहे होते हैं। इफ़ यू टॉक अबाउट द एनिमल सेल्स, तो एनिमल्स के अंदर भी मुख्तलिफ तरह के सेल्स होते हैं, और एनिमल्स में सिर्फ अगर हम इंसानों की बात करें, सो देयर आर मोर देन 200 डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स जो कि एक इंसान को जिंदा रख रहे हैं। क्लियर? सो इन एनिमल्स like the RBCs, red blood cells, so they are involved in the transport of oxygen and carbon dioxide to the cells or to the tissues। मतलब अब हर सेल को चाहिए ऑक्सीजन चाहिए, और हर सेल को में प्रोड्यूस होने वाली कार्बन डाइऑक्साइड को वहाँ से रिमूव भी होना चाहिए। तो ये कौन रिमूव कर रहा है? आरबीसीज कर रहे हैं। ठीक है, तो हर सेल से कर रहे हैं, तो ये एक अपनी नौयत का एक ही फंक्शन है जो कि ये परफॉर्म कर रहे हैं। अब इसका रेड ब्लड सेल्स की अगर हम स्ट्रक्चर की बात करें तो स्ट्रक्चर क्या है इसका? आरबीसीज दे आर स्फेरिकल, और वो स्फेरिकल अल्लाह ताला ने इसलिए बनाया क्योंकि इनके अंदर मौजूद है मेन चीज़ क्या है डियर स्टूडेंट्स, आप पढ़ चुके हैं, आगे चैप्टर नंबर 14 में भी डिटेल से पढ़ेंगे, दैट इज हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन क्या है ये आप पढ़ चुके हैं पहले चैप्टर नंबर 2 में, दैट इज अ ग्लोबुलर प्रोटीन, दैट इज अ ग्लोबुलर प्रोटीन। एक्चुअली ये फंक्शनल यूनिट है इसका। तो चूंकि ये ग्लोबुलर शेप की है, इसी वजह से जो आरबीसीज है वो भी ग्लोबुलर है, वो भी जो है वो स्फेरिकल शेप के होते हैं। और एक आरबीसीज के अंदर 95% सिर्फ और सिर्फ क्या है? हीमोग्लोबिन ही मौजूद है। क्लियर? इसी तरह से अगर हम बात करें मसल सेल्स की, मसल्स, अगर हम मसल सेल की बात करें, अच्छा मसल सेल का नाम याद रखिएगा, मसल सेल को कहते हैं मसल फाइबर, मसल फाइबर, इसको मसल सेल भी कहते हैं। और 3 तरह के मसल्स मौजूद हैं हमारी बॉडी के अंदर, द स्मूथ मसल्स, चाहे वो स्मूथ मसल सेल है, चाहे वो कार्डिक सेल है यानी कि हमारे हार्ट के सेल्स, या वो स्केलेटल मसल्स हैं किसी भी तरह के। तो ये 3 ही कैटेगरीज हैं। इन तीनों के अंदर जो सेल्स हैं मसल सेल्स को हम मसल फाइबर कहते हैं, और इनका काम क्या है? तीनों का एक ही काम है, दैट इज दे आर इन्वॉल्व इन कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन। और इससे क्या होता है? रिलैक्सेशन, उससे क्या होता है? इनके कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स करने से मैं मूव कर रहा हूँ, मेरे ये मसल्स कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स कर रहे हैं तो मैं बोल रहा हूँ, मेरे हाथ के मसल्स कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स कर रहे हैं तो मैं लिख रहा हूँ, ग्रिप कर रहा हूँ, टांगों के मसल्स, इसी तरह हार्ट के मसल्स, एवरीथिंग, सो इससे मूवमेंट प्रोवाइड की जाती है। क्लियर? और मसल सेल्स देखें डियर स्टूडेंट्स, इनकी शेप देखें तो दे आर इलोंगेटेड, ये इलोंगेटेड हैं, थोड़ा सा से रेशो की तरह, फाइबर्स की तरह है। क्लियर? रस्सियों की तरह इलोंगेटेड है ताकि वो कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स कर सकें, सुकड़ सकें और वापस अपनी जगह पे जा सकें। इसी तरह से अगर हम बात करें तो स्टमक सेल्स और गैस्ट्रिक सेल्स, ठीक है, जो स्टमक सेल्स है डियर स्टूडेंट्स,
दे आर स्पेशलाइज्ड फॉर गैस्ट्रिक सेक्रेशन, वो गैस्ट्रिक सेक्रेशन करते हैं। उस गैस्ट्रिक सेक्रेशन को क्या कहते हैं हम? दैट इज गैस्ट्रिक जूस। चैप्टर नंबर 12 में डिटेल के साथ पढ़ाया जाएगा। और गैस्ट्रिक जूस डियर स्टूडेंट्स, ये किसके ऊपर मुश्तमिल है? ये 3 चीज़ों के ऊपर मुश्तमिल है। HCl, द हाइड्रोक्लोरिक एसिड, नंबर 2 इज द म्यूकस, एंड नंबर 3 इज पेप्सिनोजेन। इन तीनों को कलेक्टिवली कहते हैं गैस्ट्रिक जूस, जो कि स्टमक के सेल्स जो हैं वो इनको सेक्रेट कर रहे होते हैं। क्लियर? ये उसका फंक्शन है। इसी तरह से अगर हम बात करें नर्व सेल की, नर्व सेल किसे कहते हैं? न्यूरॉन को कहते हैं। न्यूरॉन्स जो होते हैं इनका क्या फंक्शन है? दे आर इन्वॉल्व्ड इन द ट्रांसमिशन ऑफ नर्व इम्पल्स, या जिसको हम मैसेज कहते हैं सादा लफ्जों में। सेकेंड ईयर के अंदर डिटेल से आप पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 17 में कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन के अंदर कि नर्व इम्पल्स किस तरह से ट्रैवल करती है। तो ये बेसिकली बिजली की तारें हैं। जैसे कि हमारी बॉडी के, जैसे कि हम किसी भी घर के अंदर देखें, किसी भी गाड़ी के अंदर देखें, तो उसमें बिजली की तारें होती हैं और जिसकी वजह से करंट जो है फ्लो कर रहा, तो उसी की हुक्म से हम जो है वो काम कर रहे होते हैं। मतलब कि अगर हम स्विच ऑन करेंगे तो क्या ऑर्डर मिलता है कि पंखा चल जाए, जो फ़ैन का स्विच है। इसी तरह से अगर हम लाइट के स्विच को ऑन करें तो वो उस नर्व, उसकी जो सी वो बिजली की तार है उसके ज़रिए मैसेज आता है कि वो बल्ब ऑन हो जाता है। इसी तरह से ये नर्व सेल्स यानी न्यूरॉन्स होते हैं, दे आर एलोंगेटेड। इसका स्ट्रक्चर भी आप पहले पढ़ चुके हैं, मज़ीद भी आगे चल कर पढ़ेंगे बायोलॉजी के अंदर कि एलोंगेटेड होते हैं ऐसे फाइबर्स, क्योंकि उन्होंने एक जगह से दूसरी जगह पे मैसेज को लेकर के जाना होता है। ये बेसिकली बिजली की तारों का काम कर रहे होते हैं। ठीक है? इसी तरह से अगर हम बात करें, इफ यू टॉक अबाउट द other cells in the body like the glands। अब जो glands हैं हमारी बॉडी में 2 तरह के हैं। glands, जो gland cells होते हैं वो करते हैं secretions। अब वो secretion डिपेंड करेगा कि कौन सा ग्लैंड है, वो एक्सोक्राइन ग्लैंड है या एंडोक्राइन। एंडोक्राइन ग्लैंड होगा तो क्या सेक्रेट करेगा? हार्मोन। एक्सोक्राइन ग्लैंड होगा तो क्या करेगा? एंजाइम्स और जूसेस को सेक्रेट करेगा। सो इस तरह से मुख्तलिफ सेल्स जो हैं और उनकी शेप भी वैसे बनेगी। क्लियर? इसी तरह से अगर हम बात करते हैं, थोड़ा सा और मूव करते हैं आगे प्लांट्स की तरफ। इन केस ऑफ प्लांट्स, तो प्लांट्स के अंदर भी मुख्तलिफ तरह के सेल्स मौजूद हैं। ठीक है? लाइक इफ यू टॉक अबाउट द जाइलम, तो जाइलम किस में इन्वॉल्व है? इट इज इन्वॉल्व इन द ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर एंड मिनरल्स। ये पूरे प्लांट बॉडी के अंदर पानी को और मिनरल्स को, सॉल्ट्स को ट्रांसपोर्ट कर रहे होते हैं। ठीक है? इसी तरह से अगर हम बात करें फ्लोएम की, इफ यू टॉक अबाउट द फ्लोएम सेल्स, so they are involved in the translocation of food, ये खुराक को मुंतकिल करते हैं एक जगह से दूसरी जगह पे, और पूरी प्लांट बॉडी में मुंतकिल करना, ट्रांसपोर्ट करना इनका काम होता है। ठीक है? इसी तरह से इफ यू टॉक अबाउट द पैरेन्काइमेटस cells, so they have got large vacuoles, so they have the ability to store surplus, extra यानी सरप्लस फूड जो होता है, खुराक जो होती है उसको स्टोर करते हैं, चाहे वो पानी की शक्ल में है, चाहे वो सुक्रोज की शक्ल में है, एनीथिंग। ठीक है? तो उसको स्टोर करने की खासियत अल्लाह ताला ने पैरेन्काइमेटस सेल्स में रखी। इसी तरह से क्लोरेन्काइमेटस सेल्स, the chlorenchymatous cells, chlorophyll से है, so they are involved in the photosynthesis, they do photosynthesis, मतलब कि ये खुराक बनाने में इनका काम है।
ये स्टोर करते हैं, ये खुराक बनाते हैं, ठीक है। इन द सिंथेसिस ऑफ फूड, दे सिंथेसाइज फूड। इसी तरह से अगर हम बात करें प्लांट्स के अंदर, द स्क्लेरेनकाइमेटस टिश्यूज, sclerenchymatous cells which make the sclerenchymatous tissue, they are involved to support, they support the adult plant। ये adult plant को सपोर्ट करते हैं, उनको ज़मीन के ऊपर खड़ा रहने में मदद देते हैं। इसी तरह से हम बात करें कॉलनकाइमा सेल्स, कॉलनकाइमा सेल्स, तो इनका काम भी सपोर्ट है, लेकिन बेबी प्लांट्स के अंदर या सॉफ्ट प्लांट्स के अंदर, सॉफ्ट पार्ट्स जो होते हैं प्लांट की, दे सपोर्ट बेबी प्लांट, मतलब कि न्यूली फॉर्म जो प्लांट होता है वो सॉफ्ट होता है, उनके सॉफ्ट पार्ट्स को, या फिर एडल्ट प्लांट के सॉफ्ट पार्ट्स को। और सॉफ्ट पार्ट्स ऑफ एन एडल्ट प्लांट, सो दैट इज इट्स फंक्शन। इसी तरह से अगर हम बात करते हैं मेरिस्टेमेटिक टिश्यू की, meristematic cells which make the meristematic tissue, so they are involved in cell division. They are the only cells which can do cell division, यानी इनके अंदर सिर्फ खासियत है कि ये डिवाइड हो सकते हैं, बाकी कोई भी सेल जहाँ पर प्लांट में ये मेरिस्टेम सेल्स होते हैं वहीं पर ही सेल डिवीजन होती है और वहीं पर ही प्लांट जो है वो ग्रोथ कर सकते हैं, ठीक है। नाउ डियर स्टूडेंट्स, हम बात करेंगे स्ट्रक्चर ऑफ अ जनरलाइज्ड सेल की। सो वी टॉक अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ अ जनरलाइज्ड सेल। तो सेल के स्ट्रक्चर को देखने के लिए हमें ज़रूरत है कि उसके कंपोनेंट्स को अलग-अलग करें, और अब जो न्यू टेक्नोलॉजीज़ हैं, एडवांस टेक्नोलॉजीज़, वो इस काबिल हमें बनाती हैं, बल्कि हमने उनसे ये एक फ़ायदा हासिल किया कि हम जो सेल के जो मुख्तलिफ़ तरह के जो कंपोनेंट्स होते हैं उनको हम आइसोलेट कर सकते हैं, उनको हम अलहदा कर सकते हैं, सेपरेट कर सकते हैं। लेकिन उस सेपरेशन की एक प्रॉपर टेक्निक होती है, उस पूरे प्रोसेस को हम कहते हैं सेल फ्रैक्शनेशन, ठीक है। सो द parts of a cell are separated by a process called cell fractionation. Cell fractionation. फ्रैक्शन का मतलब क्या होता है? हिस्सा। सेल फ्रैक्शनेशन का मतलब सेल के हिस्से करना। अब सेल फ्रैक्शनेशन डियर स्टूडेंट्स, इट इज अचीव्ड, दिस इज अचीव्ड बाय अ प्रोसेस एंड बाय अ टेक्निक। द सेल फ्रैक्शनेशन or separation is achieved by centrifugation. और सेंट्रीफ्यूगेशन में क्या किया जाता है? एक मशीन इस्तेमाल की जाती है जो आपने शायद मूवीज़ में या ड्रामास में देखी हो। लैब्स के अंदर अगर आपने ऑब्जर्व किया हो तो एक मशीन होती है जो रोटेट करती है, ठीक है, जिसमें टेस्ट ट्यूब्स होती हैं, डाली जाती, प्लेस की जाती हैं और उसको ऐसे घुमाती है। वहाँ पर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स उनके ऊपर एक्ट करती है और वो उनके पार्ट्स को अलग-अलग कर देती है। सो फॉर दिस पर्पस द सेल्स are homogenized or disrupted by special techniques and spun
at medium speed in centrifuge machine. सेंट्रीफ्यूग मशीन में उसको मीडियम स्पीड पे स्पिन किया जाता है. So the components of a cell get separated on the basis of density gradient. तो जिस तरह से टेस्ट ट्यूब होती है, टेस्ट ट्यूब के अंदर आपने डिसरप्ट करके सेल को डाला, ठीक है, और इसके अंदर एक डालते हैं लिक्विड मीडियम जिसको हम डेंसिटी ग्रेडियंट मीडियम कहते हैं. आमतौर पर होता है सीजियम क्लोराइड. सीजियम क्लोराइड तो उसमें जब ये स्पन करते तो आयंस की ग्रेडियंट बन जाता है. तो नीचे हाई ग्रेडियंट और जैसे जैसे ऊपर मूव करते जाते हैं तो ग्रेडियंट लो होता जाता है. सो नीचे हाई, ऊपर की तरफ लो डेंसिटी. तो जहाँ पर जिस ऑर्गेनल की या जिस पार्ट की डेंसिटी इसके साथ डेंसिटी ग्रेडियंट मीडियम के साथ मैच करेगी, वो वहाँ पर उसकी लेयरिंग बनना शुरू हो जाएगी. तो मुख्तलिफ तरह की लेयर्स बन रहेगी, उनको हम फिर सेपरेट कर लेते हैं. सो इस तरह से उनको हम फिर अब माइक्रोस्कोप के अंदर, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के अंदर या लाइट माइक्रोस्कोप के अंदर उसको ऑब्जर्व कर सकते हैं. क्लियर. और कुछ ऐसे पार्ट होते हैं सेल के जो आम मीडियम स्पीड के ऊपर वो अलहदा नहीं होते, उसके लिए फिर आपको चाहिए अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूगेशन. ठीक है. So some components need high speed to be separated. This is called ultra centrifugation. That is ultra centrifugation. तो नॉर्मली हम क्या करते हैं, मीडियम स्पीड के ऊपर स्पन करते हैं, और अगर जो इस स्पीड के ऊपर जो कंपोनेंट्स है वो अलग ना हो सकें, देन वी यूज़ द हाई स्पीड. तो इसे हम कहते हैं अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूगेशन. नॉर्मल सेंट्रीफ्यूगेशन मीडियम स्पीड पे, हाई स्पीड के ऊपर अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूगेशन. और फिर जब आप उसमें देखते हैं तो सेल के वही 3 बेसिक पार्ट्स, द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, एक आउटर कवरिंग है उसकी, और सेल वॉल इन केस ऑफ प्लांट सेल्स एंड अदर सम वन. तो लेकिन प्लाज्मा मेम्ब्रेन सबके अंदर मौजूद है. और फिर उसके बाद द साइटोप्लाज्म जो फ्लूइड होता है उसके अंदर, उसके नीचे मौजूद, जिसके अंदर उसके ऑर्गेनल्स मौजूद हैं. एंड द थर्ड थिंग इज द न्यूक्लियस इन द सेंटर. क्लियर. जो कि बिल्कुल सेंटर में आमतौर पर एनिमल सेल्स में, प्लांट सेल में थोड़ा सा हट के होता है. सो ये डिफरेंस में हम इसको डिस्कस कर लेंगे. क्लियर. और साथ में आप देखेंगे सेल वॉल, लेकिन सेल वॉल एडिशनल है. ठीक है. इट इज़ एन एडिशनल स्ट्रक्चर which is present not in all organisms but in plants and fungi and prokaryotes, etc., etc. Clear. So this is how this is the structure of a generalized cell. So dear students, आपने देखा कि किस तरह से अल्लाह ताला ने मुख्तलिफ सेल्स को फंक्शन परफॉर्म करवाने के लिए उनके स्ट्रक्चर को भी उसी तरीके से डिज़ाइन किया. सो होपफुली आज का लेक्चर भी आपको क्लैरिफाई हो गया होगा. मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में और डिस्कस करेंगे द डिफरेंस बिटवीन एनिमल एंड प्लांट सेल. तब तक अपना ख्याल रखिएगा. अल्लाह हाफिज़.